चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कि जैसे अभी हमने एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अगर आपको दी है, तो वहां पे क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम में आपके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आपके पास एक कंडीशन ऐसे आ सकती है कि आपको जो है यहाँ पर सपोज 4 कंटेनर दिए हुए हैं। ठीक है। ओके, एंड इनका वॉल्यूम जो है मान लो आपको अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये 50 ml लिखा है सपोज, ये आपका 100 ml है। ठीक है, ये आपका 200 ml है, और ये आपका 10 ml है। ओके, एंड यहाँ पर ये दिया है कि पहला वाला जो कंटेनर है इसको हम फर्स्ट कंटेनर कहते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट कंटेनर में सपोज आपको बोला गया है कि फर्स्ट कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है एक्स है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई सेकंड वाले में, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो कोई बताएगा इसका आंसर? बताओ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को यूज करके। बताओ भाई, फर्स्ट वाले में 50 ml वॉल्यूम है, सेकंड वाले में 100 है, और फर्स्ट वाले में एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो सेकंड वाले में कितने होंगे? एक्स प्लस 50। 2x। 2x होंगे। ठीक है, तो देखो अभी आपने ये पढ़ा कि भाई इक्वल वॉल्यूम में जो है क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर पहले वाले कंटेनर की कंडीशन आपको दी कि 50 ml में एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो दूसरे वाले के में भी हम ये मान सकते हैं कि 50 ml में एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तीसरे वाले में भी हम ये बोल सकते हैं कि भाई 50 ml में एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। और चौथे वाले में भी हम ये बोल सकते हैं कि भाई 50 ml क्वांटिटी में एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ये गैस आपकी कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फर्क बस इस बात से पड़ेगा कि वॉल्यूम अगर सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अगर आपको सेम दी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। तो पहले वाले के केस के अकॉर्डिंग हमने चारों को हमने इसी तरीके से स्टडी कर लिया कि भाई सेकंड वाले में भी 50 ml क्वांटिटी में एक्स एक्स मॉलिक्यूल होंगे, एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड वाले केस में भी 50 ml में एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, और फोर्थ वाले में 50 ml में एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो आप इसी कंडीशन को एज पर क्वेश्चन जाते हैं कि यहाँ पर आपको कितना क्वांटिटी दी है, 100 ml, तो 50 ml में अगर एक्स है तो 100 ml में कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। क्योंकि वॉल्यूम अगर आपने डबल किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। थर्ड वाले केस में देखोगे 50 ml में एक्स है, और 200 ml में कितने होंगे, तो क्वांटिटी कितनी हो गई यहाँ पर, 4 टाइम्स हो गई है वॉल्यूम की। ये 50 ml था, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आता है। तो इसका मतलब अगर एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 50 ml में है, तो 200 में कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाले केस में जो है आपने वॉल्यूम कितना कर दिया, 1/5 कर दिया है। जब आप इस 50 ml को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 10 ml मिलेगा। तो अगर 50 ml में एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो उसके 1/5 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे, x/5 हो जाएंगे। तो ये जो है आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको बताना था बस। ओके, एंड अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन पे। तो हमने अभी तक गैस लॉस के बारे में पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, उनका बिहेवियर रियल गैसेस और आइडियल गैस के केस में अलग अलग ग्राफ हमने देख लिए। अब इसके बाद हम फाइनली आ जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। तो हम ये ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली क्या है कि ऊपर वाले जो चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ हैं, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देते हो, तो हमें क्या मिल जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाता है। और इस आइडियल गैस इक्वेशन को हम जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है,
इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये गैस के बारे में बात हो रही है, आइडियल गैस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन जो है वो आपकी एप्लीकेबल होगी। तो ये क्या होती है आपकी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें पता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है। तो यहाँ पर जब आप इस वाले चैप्टर के अंदर अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि हम गैस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गैस का जब भी आप प्रेशर यहाँ पर लोगे, तो यूनिट की हम बात कर लेते हैं। प्रेशर जो आपको दिया जाएगा या आप लोगे उसको, तो वो आपके पास एटीएम में होगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक्स में होगा। वॉल्यूम जो है वो आपको किस में लेना होगा, लीटर्स में लेना होगा, ठीक है। तो ये LIT लिख लो या एल लिख लो, ठीक है। एन क्या हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो ये तो सिंपल सा एक नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नंबर ऑफ मोल्स। और टी जो टेम्परेचर है वो क्या है आपका, एब्सोल्यूट स्केल में, यानी कि केल्विन में लेना होगा, ठीक है। तो इन सबको अगर प्रेशर आप एटमॉस्फेयर में ले रहे हो और वॉल्यूम लीटर्स में ले रहे हो और नंबर ऑफ मोल्स एन हो गए, और टेम्परेचर अगर आप केल्विन में ले रहे हो, तो यहाँ पर जो आर की यूनिट है, आर का मतलब क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू है या जो आर की वैल्यू के साथ यूनिट है, वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.082 ATM लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू वो आपकी वाली हो जाएगी। और एक आपने आर की वैल्यू और भी पहले पढ़ रखी है, जो कि कितनी होती है भाई, 8.314 करके पढ़ी थी ना। वो क्या आती है आपकी, आपकी जूल वाली जो थी ना, ठीक है। तो उसकी यूनिट भी मैं बता देता हूँ। तो दूसरी जो आपने वैल्यू पढ़ी थी, इसको भी लिख लेना, ठीक है। जो आपको यहाँ पर यूज करनी वो मैंने आपको बता दी। और दूसरी जो हमने पहले एक वैल्यू पढ़ रखी है आर की, वो कितनी थी, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। जूल पर मोल केल्विन है, ठीक है। तो ये आपके जूल पर मोल केल्विन हो जाती है। ये कब होती है, जब आप ये जो मतलब पी वी को जो है आप क्या मान लेते हो, वर्क डन मान लेते हो, ठीक है। वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो पी इंटू वी आपको पता है भाई, वर्क होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। वर्क जो होता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स जो होता है क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है। और ये क्या हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका बनता है वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। या एरिया इंटू हाइट बोलोगे तो वॉल्यूम। तो वर्क की वैल्यू ये पी इंटू वी हो जाती है, जिसकी यूनिट किसके बराबर हो जाती है, आपकी जूल के बराबर हो जाती है। तो जब P इंटू वी की यूनिट आप जूल रख देते हो और N को मोल्स में लेते हो और टेम्परेचर को केल्विन में लेते हो, तो आपकी ये वाली यूनिट बनती है जो कि 8.314 जूल पर मोल केल्विन के बराबर आती है। और अगर आप प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में ले रहे हो, वॉल्यूम को लीटर में ले रहे हो, और उसके बाद ये आप नंबर ऑफ मोल्स जो है मोल में ले रहे हो और टेम्परेचर को केल्विन में ले रहे हो, तो आपकी जो यूनिट है वो ये वाली बन जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको यूज जो है वो यही वाली करनी होगी, जब भी आपको गैस का वॉल्यूम वगैरह लीटर वगैरह में दिया है, प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में दिया है। अगर मान लो प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में दिया नहीं है, तो आप प्रेशर को एटमॉस्फेयर में चेंज कर लोगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक रिलेशन यहाँ पर लिख देता हूँ कन्वर्जन का, ठीक है। तो 1 ATM जो होता है लगभग लगभग 1 बार के बराबर होता है। अगर मान लो आपको बार दिया है तो उतने ही ATM लगभग हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 बार जो होता है वो आपका 1 × 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। और 1 ATM जो है वो होता है आपका 1.01, 1.01 आई थिंक
23 होता है पता नहीं, या 5 6 करके इस तरीके से होता है, इंटू 10⁵ होता है। तो एटीएम जो है वो होता ज्यादा है एक्चुअली में बार से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1.0156 इंटू 10⁵ है, लेकिन हम इसको लगभग लगभग बराबर मान लेते हैं। तो 1 एटीएम को आप लगभग लगभग एक बार मान सकते हो, और एक बार की जो वैल्यू वो किसके बराबर होती है, 10⁵ ठीक है। और इसी को आप 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसी को जो है आप 760 mm Hg भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो 1 बार जो प्रेशर है वो आपका कितना होता है, 760 mm Hg होता है, या आप इसको 76 cm Hg भी लिख सकते हो, ठीक है। और यही जो है आपका 760 टॉर के बराबर होता है। तो टॉर भी हमने एक यूनिट पढ़ी थी, तो टॉरिसेली इक्वेशन में जब हमने पढ़ा था, तो ये जो है आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सारी प्रेशर की यूनिट है, तो जो भी आपको क्वेश्चन में दी जाती है आप उसके अकॉर्डिंग जो है किस में चेंज कर लोगे, एटीएम में चेंज कर लोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हो गई आपकी यूनिट, ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस पता ही है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी जो है आप डी लिख सकते हो या रो लिख सकते हो। तो ये जो है आपका क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू डेंसिटी। तो अब हम यहाँ से एक रिलेशन बनाएंगे जो कि डेंसिटी के रिस्पेक्ट में होगा, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके। तो अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ी थी। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एन जो होता है, एन यानी कि नंबर ऑफ मोल। तो ये जो नंबर ऑफ मोल होता है ये गिवन मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है, या मोलर मास ऑफ गैस जिसे आप कहते हो, ये इसके बराबर होता है, और ये आरटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखो पढ़ भी चुके हैं, एन इज इक्वल टू एम बाई एम होता है, ठीक है ना। आपने भाई एक चीज ये भी पढ़ी थी जब आपने आई थिंक पहला या दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा था, तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि भाई जो भी मोलर मास होता है गैस का, उसमें जो क्या बोलते हैं, अगर 1 मोल कोई भी गैस है या 1 मोल हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है, तो उसमें कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो है पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी थी। तो उसी से आप जो है ये अगर आप निकालते हो, अगर आपको कोई भी मास दिया हुआ है गैस का, मान लो आपसे बोला गया कि भाई ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस आपको दी है मान लो 64 ग्राम दी हुई है, ठीक है, और आपसे ये बोला गया कि भाई आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, या मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको कैसे निकालते हो, इसको क्या कर देते हो, आप इसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो O2 है हमारे पास अगर, तो O2 का मतलब कितना हो गया, 32 हो गया। O2 का जो मोलर मास होगा, कैपिटल एम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 32 ग्राम्स होती है, ठीक है। तो इससे जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 मोल्स है हमारे पास। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि भाई कोई भी हमारे पास गैस है या कोई भी हमारे पास एलिमेंट होता है, तो उसमें 1 मोल क्वांटिटी होती है, अगर वो हमारे पास कितनी प्रेजेंट है, वो अपने मोलर मास के बराबर की क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे हमने ये पढ़ा था, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, ये चलो हाइड्रोजन छोड़ो, सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23 होता है, ठीक है, 23 यूनिट होता है, ये हमने पढ़ा था, या इसी को आप एएमयू भी बोलते हो, एटॉमिक मास यूनिट 23 होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो क्लोरीन है वो कितना होता है, उसका 35.5 होता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि भाई अगर आपके पास क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास यूनिट मास है, ठीक है, इतना यूनिट मास अगर आपके पास है, तो इसमें जो है Na मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो है क्लोरीन के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी किसी एलिमेंट का या जो भी किसी मॉलिक्यूल का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होता है, तो उसके उतने क्वांटिटी में
एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, Na की वैल्यू क्या होती है, Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये हमें पढ़ा है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्लोरीन, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्लोरीन की मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, और यही क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है, तो इसका मतलब है कि 35.5 ग्राम मतलब क्लोरीन में हमारे पास इतने नंबर ऑफ क्लोरीन के पार्टिकल होंगे। और हमें ये भी पता है कि भाई सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, तो 23 एटॉमिक मास में सोडियम में इतने नंबर ऑफ सोडियम के एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये जब आप चीज करते हो, और मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास क्या है, 46 ग्राम है, ठीक है, 46 ग्राम क्या है मेरे पास, सोडियम है। और मैंने आपसे कहा कि भाई इसमें निकालो कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं। तो अभी हमने देखा कि भाई 23 यूनिट में जो है हमारे पास एक मोल होगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक मोल क्वांटिटी है। एक मोल का मतलब क्या होता है, एनए का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो 23 में अगर एक मोल है, और अगर मेरे को निकालना है कि 46 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसके मॉलिक्यूलर मास या जो इसका एटॉमिक मास है उससे डिवाइड कर दूंगा। तो मैं 23 से जब डिवाइड करूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो बस मैं आपको बता रहा था। तो ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, जो आपको मास दिया होता है उस मास को उसके मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आप जिसे बोलते हो, या एटॉमिक मास जो बोलते हो, उससे आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर करा। ये फॉर्मूला जो था पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एन को जो है हम एम बाई एम लिख सकते हैं। एम क्या है आपका, गिवन क्वांटिटी, ठीक है, या गिवन मास बोल सकते हो। और ये क्या आपका मोलर मास है, ठीक है। अगर एटम होगा तो उसे एटॉमिक मास कह सकते हो, और अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसे मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो, लेकिन दोनों होंगे क्या, मोलर मास होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलर मास, तो ये आपने कर लिया। अब इसके बाद जो है यहां से आप क्या कर सकते हो, इस रिलेशन को थोड़ा और सही करके लिख सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी अपॉन कैपिटल एम, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर जो है एम बाई वी, तो ये वाला एम आप ऐसे ही रहने दो, और इसके नीचे क्या ले आओ, ये वाला वी ले आओ, ठीक है। ये वाला वी अगर आप ले आए तो आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पी बचा था, पी के साथ एम की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ये वाला एम जो है वो इसके साथ पी के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आर इंटू टी आ जाएगा। तो एम बाई वी की जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिली है वो क्या मिली है, पी एम बाई आर टी मिली है, ठीक है। और यही एम बाई वी जो है ये आपका क्या है, डेंसिटी है। तो ये डेंसिटी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, पी एम बाई आर टी मिल गई। तो हमने जो है डेंसिटी ऑफ गैस का एक फॉर्मूला यहां से बना लिया आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके, जो कि आपका पी एम बाय आर टी होता है, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं कौन सी क्या क्या चीजें। तो पी आपका क्या हो गया, प्रेशर ऑफ द गैस हो गया, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। और एम जो है, कैपिटल एम क्या है, हमारा मोलर मास है। मोलर मास मतलब जो भी गैस होगी उस पर डिपेंड करेगा, अगर ऑक्सीजन है तो उसका 16 हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर गैस ले रहे हैं, O2 अगर ले रहे हैं तो 32 होगा, लेकिन अगर हम खाली ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे होंगे तो 16 होगा। और मान लो क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है, तो क्लोरीन गैस जब भी हम बात करेंगे तो वो Cl2 के फॉर्म में होती है। Cl2 का मतलब क्या है कि एक Cl का मास 35.5 होता है, उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे जो कि 71 होगा, ठीक है। तो Cl2 की वैल्यू जो है 71 हो जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, मोलर मास होता है। तो कैपिटल एम का मतलब यहाँ पर क्या है, मोलर मास है, तो वो डिपेंड करेगा जो भी आपको गैस दी होगी उस पर, ठीक है। और एक चीज आपने ध्यान यहाँ रखनी है कि ये जो मोलर मास आपने लेना है ये केजी में लेना है। जो आपको मोलर मास की वैल्यू पता है वो किस में, ग्राम में, तो आप उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो वो आपने केजी में लेना है, क्योंकि आपने डेंसिटी जो है वो एसआई यूनिट में निकालनी होती है, ठीक है। और आर जो है, आर की जो वैल्यू यहां पर ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, 8.314 ली जाएगी। अब ये क्यों ले रहे हैं 8.314, क्योंकि प्रेशर और मोलर मास और टेम्परेचर ये तीनों हम किस में ले रहे हैं, एसआई यूनिट में ले रहे हैं। तो ये जो आर की वैल्यू है हम वो जूल पर मोल केल्विन लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रेशर को एटीएम में कंसिडर नहीं किया, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेशर को एटीएम में ले रहे होते और अगर सपोज हमारे पास वॉल्यूम भी होता जिसको हम लीटर में ले रहे होते, तो हमारे पास फिर वो वाली वैल्यू आती जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी थी, ये वाली 0.02, ठीक है। तो अभी हम सारी ऐसा यूनिट ले रहे हैं, तो ऐसा यूनिट के टर्म्स में ही जो है आर की हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी 8.314
जूल पर मोल केल्विन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये आपका किस में हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा, केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो इससे जो है आप जो है डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक डेंसिटी का फॉर्मूला है जिसको हमने डिराइव करना होता है इससे, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। यस। यस सर। ठीक है। तो अब इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। डेंसिटी का देखो एक तो फॉर्मूला हमें यहाँ पर ये वाला मिल गया डेंसिटी ऑफ गैस का, और इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो D इज इक्वल टू पी ऐसे ही लिखा। ये जो कैपिटल एम है, ठीक है, तो कैपिटल एम जो है वो आपका एम इंटू एन ए के बराबर भी होता है, ठीक है। अगर आप मोलर मास की बात करो तो जितना आपको गिवन मास होगा मल्टीप्लाइड बाय उसका मतलब जो एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है, एम इंटू एन ए। जैसे अभी हमने देखा था ना, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो आपके किसके बराबर होते हैं, एम बाय एम के बराबर होते हैं, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो यही जो है आपका, जब आप यहाँ पर एम इज इक्वल टू एन इंटू एम करते हो, और ये एन बेसिकली होता है कि ये एन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और इसी नंबर ऑफ मोल की वैल्यू, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। तो आप इसको Na इंटू एम भी लिख सकते हो, इस स्मॉल m की वैल्यू को, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई शायद। m इज इक्वल टू एम इंटू Na। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया। चलो इसको ये लिख लो, ठीक है। अभी मैं इसको बता दूंगा, पता नहीं कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। P इंटू एम अपॉन आर टी ये रहा, और उसके बाद m की जो वैल्यू है वो m इंटू एन ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास मोलर मास जो है वो कितना हो जाएगा, गिवन मास इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, और अपॉन आर टी हो गया, ठीक है। और फिर आप इसे कैसे कर सकते हो, P इंटू एम इंटू एन ए अपॉन आर टी। तो D की जो वैल्यू वो आपको कितनी मिल जाएगी, P इंटू एम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो R है, तो ये वाला जो Na है यानी कि एवोगैड्रो जो नंबर है, ये आप R के नीचे ले आओगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये R अपॉन Na हो गया और मल्टीप्लाइड बाई टी हो गया। तो इसका एक और फॉर्म आ जाता है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, ये जो R बाई Na है, ठीक है, ये जो आपका R बाई Na है, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो इसकी जो वैल्यू मिलती है वो आपको K के बराबर मिलती है। और ये जो K होता है ये क्या होता है, आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था पीछे चैप्टर में, ये जो वैल्यू है किसकी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की है। तो हमें मतलब ये के टर्म्स में लेके आना था, इसलिए हमने इस तरीके से इसको चेंज कर लिया। तो आर बाई एन ए जो है वो आपका के बराबर हो गया। तो डेंसिटी की वैल्यू आप यहाँ पर एक और तरीके से लिख सकते हो, जो कि पी एम बाय के टी हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल एम है, ये ध्यान रखना। अच्छा ठीक है। तो देखो ये जो m इज इक्वल टू क्या था, m इंटू एन ए था ना, ये जो आपका मास है ना m, ये आपका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ठीक है।
तो ये जो हमने स्मॉल एम लिया है ये अलग है, और जो ऊपर हमने स्मॉल एम की बात करी थी वो अलग था, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल एम हमने यूज करा था वो तो आपका गिवन मास था। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वो तो आपका नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता ही है। लेकिन ये दूसरी चीज है, तो ये दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमने जो कैपिटल एम को स्मॉल एम इंटू एन ए लिखा है, ठीक है। तो स्मॉल एम इंटू एन ए का मतलब है, स्मॉल एम का मतलब क्या है कि ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, और वन मॉलिक्यूल के मास को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या नंबर ऑफ मोल से कह सकते हो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मास ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हमने करा, कैपिटल एम की जगह हमने स्मॉल एम इंटू एन ए लिख दिया, और इसको चेंज करने के बाद हमें जो है ये वैल्यू आपको पी एम बाय के टी के बराबर मिल गई, ठीक है। तो पी एम बाय के टी हो गया, ये आपका किसके टर्म्स में हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में हो गया, किसकी वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था वो इस इक्वेशन से गायब हो गया, ठीक है। तो हमें जो है डेंसिटी के दो फॉर्मूले यहाँ पर मिल चुके हैं। एक तो आपको पी एम बाय आर टी मिला था, ठीक है, पी एम बाय आर टी, और दूसरा जो फॉर्मूला मिला वो पी एम बाय के टी मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान बस ये रखना कि ये वाला जो एम है वो आपका मोलर मास है, और ये वाला जो स्मॉल एम है ये आपका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों एम में डिफरेंस है, बाकी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। तो ये डेंसिटी के आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, ठीक है। तो यही आपको समझना था यहाँ पे। अब बताओ समझ आ गया ये। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है इसी आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके हम एक ग्राफ और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन with respect to pressure, ठीक है, फॉर आइडियल गैस एंड रियल गैस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो अगर हम वन मोल गैस लेते हैं यहाँ पे, फॉर वन मोल ऑफ गैस, तो वन मोल ऑफ गैस का मतलब क्या है, यहाँ पर n इक्वल टू वन है, n की वैल्यू जो है वो वन के बराबर है। इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टी के बराबर हो जाएगा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पीवी और आर टी का जो रेशियो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो पीवी बाई आर टी की वैल्यू आपको वन के बराबर मिली है, इसका मतलब ये है कि फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम वन मोल क्वांटिटी लेते हैं तो पीवी बाई आर टी की वैल्यू हमेशा वन के बराबर होगी, ठीक है। पीवी बाई आर टी इज इक्वल टू वन ऑलवेज, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। जब भी आपको ये एक आइडियल गैस कंसीडर करोगे और उसका वन मोल क्वांटिटी कंसीडर करोगे, तो पीवी बाई आर टी का जो रेशियो है हमेशा वन की वैल्यू देगा, ठीक है। और इसी का हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। तो ये हम इधर की तरफ ले रहे हैं पीवी बाई आर टी, ठीक है, और इसका वेरिएशन हम देख रहे हैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो पीवी बाई आर टी का रेशियो हमने लिया, और उसको हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में जब हम प्लॉट करते हैं, तो अभी हमने देखा कि भाई पीवी बाई आर टी की जो वैल्यू वो किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी, इसके मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है।
तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है। पीवी बाई आर टी का ये जो स्ट्रेट एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पर अगर वैल्यू 0 है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 से जो है ये स्ट्रेट लाइन जाएगी प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसा जो ग्राफ है ये किसके लिए बनेगा, ये आपका आइडियल गैस के लिए बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं, हम अगर मान लो क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर रियल गैस कंसिडर कर रहे हैं, तो रियल गैस का जो वेरिएशन है वो यहाँ पर कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास सपोज रियल गैस है, ठीक है, तो ये हो गया, और एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे है दोनों। तो अगर सपोज ये वाला टेम्परेचर T1 है और ये T2 टेम्परेचर है, तो आपने जो ये रेड वाली लाइन देखी है, ठीक है, तो ये जो रेड वाली लाइन है, और हमने कौन सी लाइन ली है, ये ब्लू वाली लाइन ली है, और एक ग्रीन वाली लाइन ली है। तो ये आपका क्या है, आइडियल गैस है, ठीक है। ये आपकी क्या है, रियल गैस है। रियल गैस कौन से टेम्परेचर पे, एट T1 टेम्परेचर। और ये भी आपकी रियल गैस है जो कि आपके T2 टेम्परेचर पे। और T2 जो टेम्परेचर है वो आपका टेम्परेचर T1 से ज्यादा है, ये एक कंडीशन आपको दी है, ठीक है। तो अब आप इस ग्राफ से क्या समझ सकते हो, इस ग्राफ से आपको ये देखना है, ठीक है। तो इस ग्राफ से भी आपको सेम वैसी वही चीजें दिखेंगी जो आपने अभी चार्ल्स लॉ वाले ग्राफ में देखा था, वेरिएशन रियल गैस का आइडियल गैस के साथ, और बॉयल्स लॉ में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या समझ पाओगे कि भाई अगर आप रियल गैस ले रहे हो दो अलग अलग टेम्परेचर पे T1 और T2, और एक आपने आइडियल गैस लिया, ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में तो आपको पीवी बाई आर टी का जो वैल्यू मिलेगी वो 1 के बराबर मिलेगी, यानी कि पीवी बाई आर टी का जो रेशियो है वो आपको क्या देगा, 1 की वैल्यू देगा। और बाकी जो गैसेस है वो क्या कर रही है, डेविएट कर रही है, ठीक है। तो बाकी गैसेस डेविएट कर रही हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि T1 जो टेम्परेचर है वो आपका कम है, और T2 टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो टेम्परेचर जब कम है तो यहां पर जो डेविएशन है वो आपको ज्यादा दिखेगा। कैसे ज्यादा दिखेगा, ये आपका क्या है, आइडियल गैस है, और ये आपका क्या है, रियल गैस है। तो डेविएशन आप देख सकते हो इतना है, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर भी आपको दिख जाएगा, इधर मान लो, इधर देख लो, ये आइडियल गैस है नीचे, और ये आपका रियल गैस है, तो डेविएशन आपको इतना दिख रहा है। और आपने क्या करा, दूसरी कंडीशन जो T2 टेम्परेचर के लिए, वहां पे आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर आप यहां पर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बेसिकली होगा क्या, टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज करा तो मतलब ग्रीन वाली लाइन है, तो डेविएशन आप देखोगे यहां पर दिख रही है आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हो डेविएशन, जब आपने टेम्परेचर T2 कर दिया तो डेविएशन कम हो गई। और उसी तरीके से यहां पर देखोगे तो टेम्परेचर T2 के केस में डेविएशन आइडियल गैस से जो है वो कम हो गई। यानी कि आपने क्या देखा कि भाई जब आपने यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, डेविएशन जो रियल गैस का था वो कम हो गया, और वो उसका जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस की तरफ शिफ्ट होने लगा। तो ये यहाँ से भी आपको वही सेम कंक्लूजन देखने को मिला जो आपने चार्ल्स लॉ और अपने बॉयल्स लॉ वाले ग्राफ में देखा था, ठीक है। और दूसरी चीज आप यहाँ पर क्या देखते हो कि जो हमने वहां पर कंडीशन पड़ी थी ना, कि हम बार बार कह रहे थे कि भाई हाई टेम्परेचर पे जो है वो रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी जो साथ में हम उसके कंडीशन पढ़ रहे थे वो क्या थी, लो प्रेशर की। यानी कि प्रेशर जब लो होता है तो उस टाइम पे भी क्या होता है, जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर देखो प्रेशर का जो एक्सिस है वो आपका नीचे वाला एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब लगभग 0 है। ऐसा मान लो प्रेशर क्या हो रहा है, इधर आगे की तरफ क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो प्रेशर आगे बढ़ता जा रहा है। तो लो प्रेशर का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं बिल्कुल मिनिमम प्रेशर की बात कर लेता हूं, तो मिनिमम प्रेशर मतलब कि यहां पर 0 के पास जो प्रेशर है, तो 0 के पास अगर आप प्रेशर देखोगे तो यहां पर ये जो, यहां पर जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ये जो गैस है आपकी, जो कि रियल गैस है, दोनों ही टेम्परेचर T1 और T2 टेम्परेचर पे, लेकिन इनका प्रेशर क्या है, बहुत कम है। तो कम प्रेशर पे ये क्या है, आइडियल गैस के आसपास ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों का कर्व जो है मतलब आइडियल गैस से ही स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि आइडियल गैस के बिहेवियर को मैच करने की कोशिश करनी है लो प्रेशर की कंडीशन पे। तो ये भी आपको यहां से समझ आ जाएगा कि जब प्रेशर की वैल्यू लो होती है तो गैसेस जो है, रियल गैसेस, वो आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने की कोशिश करती हैं। अब मान लो प्रेशर की वैल्यू आपने यहां तक बढ़ा दी, तो यहां पर अगर आप देखोगे प्रेशर की वैल्यू, तो यहां पर आप देखोगे कि डेविएशन यहां पर बढ़ गया,
ये T1 टेम्परेचर पे बड़ा है ज्यादा और T2 टेम्परेचर पे थोड़ा कम है, लेकिन डेविएशन आपको दोनों में दिखेगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या डेविएशन आपको ज्यादा देखने को मिलता जा रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ से बस आपको इतना ही समझना था, PV/RT वाले ग्राफ से। और कंक्लूजन आपको यही वाला मिलेगा कि यहां पर भी क्या हो रहा है कि रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, ये आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, फिर चलो यहीं तक रखते हैं अभी इसे, और कल जो है फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 6:30 से अभी आपका टेस्ट है सभी का, तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लेना, कोई भी टेस्ट को मिस मत करना। ठीक है, 5 मिनट बाद में आपको टेस्ट भेज रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लीव कर सकते हो। भैया बायोडायवर्सिटी वाला टेस्ट है या फिर इकोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन भी होगा आज? नहीं, शायद वही वाला चैप्टर है अभी। ओके सर। ठीक है।